वेलकम बैक टू एलेक्जर गाइडेंस फ्रेंड्स। हम लोग आज फिर से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और ये पार्ट 3 वीडियो होगा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाला है इस तरह से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस 10 है लेकिन होंगे ये 100 के बराबर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के दौरान जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन होंगे। अब ये वीडियो किस एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट करेगा, तो सबसे पहले तो जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी नवंबर में, उसमें तो ये डायरेक्ट बेनिफिट करेगा ही। इनफैक्ट उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, और जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ वो ज़रूर इस वीडियो को देखे। दूसरा, वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल मेंस का जो एग्ज़ाम होगा अब कुछ दिन बाद में, और वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी बेनिफिट करेगा डायरेक्टली। इसके अलावा जो भी कोई भी एमसीक्यू पैटर्न वाला वनडे एग्ज़ाम जैसे कि WBCS हुआ, CGL CHSL MTS हुआ, जिसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस एक पार्ट रहता है, उसके लिए ये वीडियो ज़रूर काम करेगा। तो चलो फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। देखो सवाल को एकदम अच्छा से समझना है, यहाँ पर ध्यान दो। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अगर इस तरह से आया तब आंसर आप लगाओगे ऑप्शन ए, गार्डविन ऑस्टिन। लेकिन इसी जगह अगर हाईएस्ट के बाद में इस जगह में हिमालयन वर्ड रहे तब आप आंसर लगाओगे कंचनजंगा। मेरी बात पकड़ में आ रहा है। हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा एंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया गार्डविन ऑस्टिन। क्लियर। क्यों गार्डविन ऑस्टिन? क्या गार्डविन ऑस्टिन हिमालय का पार्ट नहीं है? देखो गार्डविन ऑस्टिन किस रेंज में पड़ता है, चलो बात करते हैं। देखो पहले तो ये बता देता हूँ, गार्डविन ऑस्टिन को एक और नाम से पुकारते हैं, K2 बोलते हैं, ठीक। और गार्डविन ऑस्टिन जिस रेंज में पड़ता है, जिस पर्वत श्रृंखला में पड़ता है, उसका नाम है काराकोरम रेंज, ठीक, काराकोरम रेंज। और ये काराकोरम का ज़्यादातर हिस्सा आज कहाँ पर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK में। तो गार्डविन ऑस्टिन भी कहाँ पर अवस्थित है अगर बोलेंगे तो ये भी POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। क्लियर। तो काराकोरम रेंज ना हिमालय का अगर फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें तो ट्रांस हिमालय में पड़ता है, क्योंकि 4 फॉर्मेशन के हिसाब से अगर बात करें तो 4 डिवीज़न हम लोग करते हैं ना हिमालय का। ट्रांस हिमालय है एक, उसके बाद में ग्रेट हिमालय है जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, उसके बाद लेसर हिमालय है जिसको मिडिल हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं, उसके बाद में अंत में चौथा आएगा शिवालिक। तो ये 4 हिमालय में जो ट्रांस हिमालय है, जोग्राफर लोग उसको हिमालय का हिस्सा भी नहीं समझते हैं, क्योंकि जब हिमालय फॉर्मेशन हो रहा था मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों साल पहले, उस वक्त सबसे पहला फॉर्मेशन हुआ था ट्रांस हिमालय का ही। बाद में क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हो रहा था, आप लोग को मालूम है ना, पेंजिया एक ही था पृथ्वी में कॉन्टिनेंट। आज जो हम लोग कॉन्टिनेंट देखते हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये जो कॉन्टिनेंट महादेश अलग अलग है, सभी तो एक ही महादेश में था ना, एक ही था ना लैंड, जिसको पेंजिया कहते। फिर 2 भागों में विभक्त हो गया, वो बंटवारा हुआ। ऊपर वाला हिस्सा जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आज कहते हैं वो लॉरेशिया कहलाया। उसके बाद गोंडवाना सदर्न हेमिस्फेयर में आ गया। तो ये उसके बाद फिर टुकड़ा हुआ, विभक्त हुआ, तब जाके इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, यानी कि यूरोप और एशिया वाला एक ही प्लेट था, यूरेशियन प्लेट। टकराने के बाद में जहाँ पर टकराया उस जगह पर था एक सागर जिसको बोलते थे टेथिस रिवर। ये एग्जाम में आता है, स्कूल में लिख दे रहा हूँ। टेथिस रिवर था वहाँ पर, है ना, ये एग्जाम में पूछता है। जहाँ पर आज हिमालय अवस्थित है ना, उस जगह में एक सागर था, समंदर था, जिसका नाम था टेथिस सी। तो टेथिस रिवर से पानी को हटाते हुए इंडियन प्लेट टकराता है यूरेशियन प्लेट से, तब हिमालय का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस दौरान में फॉर्मेशन एक ही दिन में नहीं हुआ है। सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ है काराकोरम रेंज का, ट्रांस हिमालय का ही, जो काराकोरम रेंज जिसमें आता है, और गार्डविन ऑस्टिन भी वहीं अवस्थित है। तो सबसे पहले वो टकराया, उसके फिर सैकड़ों साल बाद में थोड़ा थोड़ा करके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है ना, चल रहा है हिमालय, मतलब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर सैकड़ों साल बाद में फिर टकराया, तब जाके ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। फिर इस तरह से हिमालय में जो 4 पार्ट हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि ये मान लीजिए, फिर ये मान लीजिए, फिर ये मान लीजिए, ये इस तरह से
दिखता है हम लोगों को ना हिमालय का पार्ट, तो उसमें से सबसे पहला वाला ये ट्रांस हिमालय बना है, उसके बाद ये लोग बना है, तो ये लोग को हिमालय का पार्ट मानते हैं तीन को। लेकिन जो ट्रांस ट्रांस का मतलब ही होता है बियॉन्ड ना, बाहर का, पार, उस पार, तो ये वाला ही ट्रांस हिमालय है जिसमें गाडविन आस्टिन अवस्थित है। ठीक है, तो ये डिटेल में अब मैंने बात कर लिया कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अगर बोला जाएगा तो गाडविन आस्टिन, लेकिन हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय बोला जाएगा तो कंचनजंगा। क्यों? क्योंकि कंचनजंगा हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और ये ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। तो अब आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी को तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछता है, ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को एक और नाम से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं सागर माथा। और चाइना में फिर एक और नाम से पुकारते हैं जिस इसी को, माउंट एवरेस्ट को ही, और उसको बोलते हैं चोमू लंगमा। ये सभी एग्जाम में पूछ चुका है, प्लीज़ इसको याद रखो आप लोग। रिपीट कर रहा हूँ, सागर माथा माउंट एवरेस्ट का ही नाम है, नेपाली लोग इसको बोलते हैं। और चोमू लंगमा भी माउंट एवरेस्ट का ही दूसरा नाम है, चाइनीज़ लोग बोलते हैं चोमू लंगमा। अब आते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और नंदा देवी यह भी उत्तराखंड में अवस्थित है, ये भी बहुत सुंदर एक स्टेट है। तो माउंट एवरेस्ट हो या कंचनजंगा हो या नंदा देवी हो, ये हिमालयन रेंज का हाईएस्ट पिक्स में से ही है ये लोग, और ये सभी ग्रेट हिमालय के अंडर में आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है, ग्रेट हिमालय बोलो या एक और नाम से पुकारते हैं इसको, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, तो हिमाद्री का ही पार्ट है ये। लेकिन ये गाडविन आस्टिन ये काराकोरम रेंज का पार्ट है जो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। क्लियर हुआ? चलो अब बढ़ते हैं। अच्छा, एक और सवाल आखिरी एक बात करके, इन लोग का ना हाइट का नंबर भी पूछता है, पीएससी का एग्जाम हो या जो भी दूसरा एग्जाम है। गाडविन आस्टिन का हाइट कितना है मीटर में अगर बात करें, 8611 मीटर, ये याद रखो, 8611। और माउंट एवरेस्ट का है सबसे हाईएस्ट, यानी कि 88 एंड 48 मीटर। ठीक है, 8848। और कंचनजंगा का है 8685, याद रखने में आसानी होगा तो 8686 याद रखो आप लोग। ठीक है, चलेगा एक कम कर देने से। और नंदा देवी का है 7817 मीटर, यानी कि 7817 मीटर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नबार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। नबार्ड किस साल इसका स्थापना हुआ, नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1982, 1982 साल। एग्जैक्ट अगर डेट का भी बात करें तो ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था। देखो कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखो। नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नबार्ड का फुल फॉर्म है, इसको आप लोग याद रखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक और सवाल पूछता है कि नबार्ड किस पंचवर्षीय योजना, यानी कि इन विच 5 ईयर प्लान, कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान में नबार्ड का स्थापना हुआ? तो 1982 के दौरान कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, हिसाब लगा लो, 12 5 ईयर प्लान चलाया गया है ना कांग्रेस गवर्नमेंट के। तो ये 6th 5 ईयर प्लान जो चल रहा था ना, उसी 5 ईयर प्लान, उसी प्लान में, यानी कि 6th 5 ईयर प्लान के टाइम में नबार्ड का स्थापना किया गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोग याद रखो। एक और सवाल, नबार्ड का स्थापना जो 6th 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था, किसके सिफारिश के आधार पर हुआ था, यानी कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए याद रखो, शिवा रमन कमेटी। ठीक है, शिवा रमन कमेटी के सिफारिश पर ही नबार्ड का स्थापना किया गया था। तो एक बार समअप कर देता हूँ, नबार्ड कब स्थापना हुआ? 1982 को 12 जुलाई। 6th 5 ईयर प्लान चल रहा था उस वक्त। फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किस कमेटी के सिफारिश पर ये इसका स्थापना हुआ? शिवा रमन कमेटी। क्लियर? ये सारा कुछ एग्जाम में आ चुका है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भारतीय संविधान का 32 अनुच्छेद संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। क्या है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? देखो ये एक फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स, FRS लिख रहा हूँ। हमारे पास अभी एट प्रेजेंट संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स मौजूद है, यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। पहले जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा
एक फंडामेंटल राइट को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया मौलिक अधिकार के लिस्ट से, और उसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। कितना बार मैं इसको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को ये सवाल, क्योंकि बहुत बार पूछता है। तो एट प्रेजेंट कितना है फंडामेंटल राइट? 6 फंडामेंटल राइट है। उसी 6 में से जो आखिरी फंडामेंटल राइट है ना, ये यही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जो आर्टिकल 32 में है। देखो फंडामेंटल राइट्स कितना से कितना नंबर आर्टिकल तक है, अगर इस बात को बोलें तो 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट को डील करता है। और ये संविधान यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? तो ये है पार्ट 3। ये सब क्वेश्चंस को आप याद रखो, ठीक है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का जिक्र है। 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, उन 6 में से 4 का तो जिक्र यहीं पर है। जैसे राइट टू इक्वलिटी, ये सबसे पहला फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार का बात करता है, ठीक है। और ये रहा राइट टू प्रॉपर्टी, जो मैंने बात किया, ये अब फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा, ये एक लीगल राइट बन चुका है अब, ठीक है। और इसका नया आर्टिकल अभी 300A है। और पहला किस आर्टिकल में था मालूम है? 31 नंबर आर्टिकल में था। बस ये आर्टिकल 32 के ठीक पहले वाला 31 नंबर आर्टिकल अब नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, डिलीट हो चुका है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, और ये इसका आर्टिकल है 25 से लेकर 28 तक। इसके अलावा और भी है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। उसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से लेकर 30 आर्टिकल तक इस बात को जिक्र है। और राइट टू प्रॉपर्टी 31, वो तो अब नहीं रहा, लीगल राइट ही है, ठीक है। एक और बात, ये जो आर्टिकल 32 है ना, इसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा कहा जाता है। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन है मालूम है? भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी पूछता है अक्सर एग्जाम में। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? शिग्मो फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट? शिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? शिग्मो को शिग्मोत्सव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा स्टेट में, गोवा राज्य में शिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो मैं कुछ फेस्टिवल्स का नाम ही दे रहा हूँ जो फेमस है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। असम में मनाया जाता है बिहू नाम का एक फेस्टिवल, ठीक है, बिहू डांस भी होता है। और केरला में मनाया जाता है ओणम, और पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी। देखो और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन मैं कुछ फेमस जो ऑप्शंस में उसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, याद रहे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सेकंड बोल रहे हैं, फर्स्ट नहीं। तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर यानी कि विश्व का, दुनिया का दूसरी सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन बी अमेजन, ये करेक्ट आंसर होगा। और अगर फर्स्ट बोला जाता ना तब हो जाएगा नाइल, ये फर्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा नदी में से सबसे पहला रैंक का नाइल है, ठीक है। नील हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और नाइल। गिफ्ट ऑफ नाइल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पे एग्जाम में आया हुआ है। तो ये कहते हैं इजिप्ट को, इजिप्ट यानी कि मिस्र जो देश है, ठीक। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं। असम में मुख्य रूप से बहता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है, इसलिए इसको असम का सोरो भी कहते हैं, सोरो ऑफ असम भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ असम? असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर को। लाइफ लाइन भी कहा जाता है, लाइफ लाइन भी है, जीवन रेखा भी है, और सोरो भी है। अच्छा, कोंगो रिवर के बारे में जानते हैं। कोंगो रिवर का खास बात यह है, जो एग्जाम ओरिएंटेड में इन्फॉर्मेशन दूंगा, यह है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, TOC यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा हिंदी में जिसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार, ट्वाइस क्रॉस करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन को बहुत पूछता है एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स और ट्वाइस, 2 बार क्रॉस करने वाला वो कौन सा नदी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को? तो ये कोंगो है, ठीक, अफ्रीका में बहता है। अच्छा, इसी तरह का एक नदी हमारे पास भी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, और वो है माही, ठीक है, गुजरात के आसपास बहता है। तो ये माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ये सब इन्फॉर्मेशन को याद रखो। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम? वियतनाम का करेंसी का नाम क्या है, यानी कि मुद्रा का नाम है,
क्या है। जैसे कि इंडियन रुपी भारत का मुद्रा है ना, करेंसी का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डोंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है एग्जाम में। यहाँ पर जो भी दिया हो ना ऑप्शन में, वोन, येन, युआन, ये सारा किसी ना किसी कंट्री का करेंसी का नाम है। तो पहला बता रहा हूँ, डोंग तो हो गया वियतनाम का। अब वोन कहाँ का है? वोन है कोरिया का, दोनों कोरिया का है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों का ही वोन है। जैसे कि साउथ कोरिया को बोलेगा साउथ कोरियन वोन या नॉर्थ कोरियन वोन, तो वोन को याद रखो, विन जीतना का पास्ट टेंस भी है ये। और YEN येन करेंसी है ये जापान का, और युआन ये करेंसी है चाइना का। अच्छा, चाइना का करेंसी को एक और नाम से पुकारते हैं, रेनमिनबी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर रेनमिनबी रहे या युआन रहे तो दो में से किसी एक को आप लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ECG इज रिलेटेड टू, ECG संबंधित है। देखो ECG का फुल फॉर्म पहले जानते हैं। तो ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में देखो ECG। देखो दोस्त, जब भी कार्डियो वर्ड आता है ना, CARDIO, कार्डियो, इसका मतलब भी होता है दिल या हार्ट। ठीक है, जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं? दिल का बीमारी को जो देखता है, दिल का डॉक्टर, कार्डियोलॉजी कहते हैं ना। बस, तो कार्डियो आने से समझ जाना वो दिल से रिलेटेड है। तो अगर इस क्वेश्चन को आराम से कर पाता, जिसको C का मतलब मालूम था, C स्टैंड्स फॉर कार्डियो, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हार्ट। ECG किससे रिलेटेड है? हार्ट। ठीक है। अच्छा, एक और आता है इस तरह से EEG, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोसेफालोग्राम, और यह रिलेटेड है ब्रेन से। तो अगर EEG आता है ना, तो ब्रेन आप करेक्ट आंसर लगा सकते हो। बाय द वे, ये लोग क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? देखो, ये लोग एक यंत्र है, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्या रिकॉर्ड करते हैं? ब्रेन का इलेक्ट्रिक करंट को रिकॉर्ड करने का काम EEG करता है। ठीक है, और हार्ट का ECG करता है। करेक्ट है। ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? इसको एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो इसको मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। बड़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन याद रखना होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसरो वाज सेटअप इन विच ईयर? इसरो की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो जानते हैं कि इसरो क्या है। देखो, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो का फुल फॉर्म है, पूछता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था ऑप्शन C 1969 में, याद रहे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है विक्रम साराभाई, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े इंडिया के। और विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक, ये सारा कुछ आप लोग नोट डाउन करो। और ये इसरो का काम क्या है? तो स्पेस से रिलेटेड जितना भी रिसर्च करने का काम, यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड, ये सारा काम इसरो ही करता है। इंडिया का सबसे पहला इंडिया का भेजा हुआ सैटेलाइट था, आर्यभट्ट नाम था। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, आर्यभट्ट 1975 में। ठीक है, ये इसरो द्वारा ही बनाया गया था इस सैटेलाइट को। लेकिन भेजा गया था किसके द्वारा मालूम है? सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के द्वारा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास लॉन्च व्हीकल तगड़ा नहीं था बल्कि, तो इसीलिए रशिया की मदद से इसको स्पेस में भेजा गया था आर्यभट्ट को। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, 1975 में। करेक्ट है। और इसरो का अभी एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ये एग्जाम में पूछ सकता है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। K Sivan, याद रहे। ठीक है, और पहला चेयरमैन तो यही होंगे जो फाउंडर थे, यानी कि विक्रम साराभाई। क्लियर। अचीवमेंट में सबसे पहला अचीवमेंट हम लोग आर्यभट्ट को लेंगे, 1975 में इसको स्पेस में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का कैपिटल यानी राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोई कोलंबो भी समझता है, क्योंकि कोलंबो भी क्या बोलेंगे उसको, एग्जीक्यूटिव कैपिटल। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी कि मेन कैपिटल अगर बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है।
मनीला भी एक नेशन यानी एक कंट्री का कैपिटल है और वो है फिलीपींस का। नेपिड्याओ भी एक कैपिटल है और ये है बर्मा यानी कि म्यांमार का। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। कोई रंगून समझता है इसका कैपिटल, नहीं, नेपिड्याओ है आज के डेट में। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो ऑप्शन सी में है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से ही है HTML। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और भी इससे रिलेटेड मैं ये सीरीज चलाता रहूँगा, टॉप मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जो 100 के बराबर होगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो सारा ही एग्जाम में आएगा ही आएगा, आया भी है। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।